वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, एमए द्वितीय वर्ष, हिंदी साहित्य का थर्ड पेपर, हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। आज यह 8वां क्लास है। इसके पहले 7 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं 7 क्लास में। तो जो आज नए हैं वो पहले 7 क्लास देख लें, तब उसके बाद ये वाला क्लास करें। और आज का क्लास हम लोग यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नई कविता से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता शब्द का अर्थ बड़ा भ्रामक और विवादास्पद रहा है। इस भ्रम और विवाद का कारण यह था कि सन 1950 ईस्वी के बाद प्रयोगवादी कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं को नई कविता कहना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उस समय तक प्रयोगवाद काफ़ी बदनाम हो चुका था। हिंदी के नए पुराने आलोचकों ने प्रयोगवाद की कटु आलोचना की थी। उस समय प्रयोगवादी उसे कहते थे जो प्रगतिशील साहित्य पर आक्रमण करने में समर्थ हो सके। प्रयोगवादी किसी घुटन से व्यग्र थे। इस घुटन का आगे चलकर नई कविता के रूप में विस्फोट हुआ। इससे स्पष्ट है कि जिन कवियों ने प्रयोगों की उद्यम कामना का फल मानकर प्रयोगवाद का नामकरण किया था, वही प्रयोगवाद सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त और उनके मित्रों के प्रयत्न से नई कविता का बाना पहनकर अवतरित हुआ। नई कविता नाम की एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। उसके प्रमुख प्रवर्तक और प्रकाशक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। नई कविता नाम इस शीर्षक का प्रयोग करने के कारण लोगों की यह धारणा बन गई थी कि प्रयोगवाद ही नई कविता है। इसलिए प्रयोगवाद से चिढ़े हुए आलोचक ने इस नई कविता की भी आलोचना शुरू कर दी। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं, इसमें पहला हेडिंग है आधुनिक भावबोध। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि नई कविता आधुनिकता की कविता है। जिसको आधुनिकता का बोध नहीं है वह नई कविता को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। इस नवीन भावबोध को स्पष्ट करते हुए कविवर सुमित्रानंदन पंत ने कहीं लिखा है, नई कविता के मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पहले से बलपूर्वक उठाकर जीवन समुद्र की उत्ताल तरंगों में पेंग भरने को छोड़ दिया है। वहाँ अंतर्वेदना से मुक्त होकर सामाजिक व्यवस्था के अनुभवों से परिपक्व बन सके। उसने छायावादी स्वप्नों के कुहासे को चीरकर नवीन वास्तविकता के मुख को पहचानने का यत्न किया है। कई कविताओं में उसकी आस्थामूलक मन स्थिति के सजीव चित्र उपलब्ध होते हैं। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार, किरणों की अगवानी श्याम सुंदर घोष तथा विविधा रणधीर सिन्हा आदि की कविताएं आधुनिक बोध को रेखांकित करती हैं। कीर्त चौधरी की कविता देखिए, जाने किस क्षण कौन आ जाए, खुली हुई फिजा में कोई गीत की लहर जाए, आहट में ऐसे प्रतीक्षातुर देखे तुम्हें कोई फरिश्ता ही आ पड़े, मांगने से जाने क्या दे जाए। दूसरा पॉइंट है नवीन सौंदर्य बोध। जहाँ छायावादी कविता परंपरागत सौंदर्य संस्कारों को उपस्थित करती है, वहाँ नई कविता उस सौंदर्य बोध का पुनर्मूल्यांकन करती है और नवीन दृष्टिकोण से सौंदर्य छवियों उतराती है। नवीन दृष्टिकोण से सौंदर्य छवियाँ उतारती है। नई कविता तक आते आते रूमानी कविताओं में जो वासनात्मक चित्रों की प्रधानता थी वह बहुत कुछ कम हो गई और उसके स्थान पर प्रसन्न भाव चित्रों का समावेश हो गया, जिसमें मांसलता की अपेक्षा रंग और रेखाओं का प्राधान्य है। बालकृष्ण राव की कविता
आगरा और ताज में देखिए। रात भर चांदनी अकेली घूमती है सूनी सड़कों पर, ज्वार उठता है संगमरमर के सागर में, पर न कभी छोटों से टूट सकी गाढ़ी नींद, दिन भर के जले तपे थके हारे आगरे की। तीसरा हेडिंग है बिंब विधान द्वारा प्रकृति का चित्रण। नई कविता में रंग, स्पर्श, ध्वनि आदि पर आधारित बिंबों के द्वारा प्रकृति के किसी विशिष्ट दृश्य की बड़ी सूक्ष्मता के साथ उभारा गया है। स्पर्श पर आधारित बिंबों के द्वारा संवेदन को किस खूबी से उभारा गया है, इसका परिचय डॉक्टर धर्मवीर भारती के नवंबर की दोपहर कविता से मिलता है, जहां नवंबर के धूप के सुखद स्पर्श की जॉर्जेट के पल्ले की उपमा के द्वारा उभारा गया है। अपने हल्के फुल्के उड़ते स्पर्शों से मुझको छू जाती है जॉर्जेट के पीले पल्ले सी यह दोपहर नवंबर की। चौथा हेडिंग है नारी बिंबों के द्वारा प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों की भांति नए कवियों ने प्रकृति पर नारी रूप का भी आरोप किया है, किंतु दोनों की दृष्टियों में अंतर है। छायावाद एक विशाल मानवीय सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, इसलिए उसने नारी रूपों में मर्यादा में इसलिए उसके नारी रूपों में मर्यादा है, संयम है, किंतु नए कवियों को भारतीय संस्कृति सामाजिक मर्यादा के प्रति न सम्मान है और न उसके उल्लंघन में क्षोभ। फ्रायड के मनोविश्लेषण के अध्ययन ने तो उन्हें अश्लील चित्रों तक को उपस्थित करने की छूट दे दी है। नई कविता में प्रकृति अथवा नारी के प्रति सम्मान भाव का अभाव है। देखिए कुंवर नारायण की सद्यस्नाता नारी का आरोप किस वासनात्मक दृष्टि के साथ ओस नहाई रात पर कह रहे हैं। ओस नहाई रात गीली सकचाती आशंक, अपने अंग पर सस ज्योति की संदिग्ध चादर डाल देखो, आ रही हो व्योम गंगा से निकल इस ओर। उसके बाद पांचवा हेडिंग है प्रकृति के माध्यम से किसी सत्य का उद्घाटन करना। नए कवियों ने जिस प्रकार प्रकृति के माध्यम से जीवन के किसी सत्य का उद्घाटन किया है, उसी प्रकार अपने जीवन की आकुलता को व्यक्त करने के लिए अनुकूल प्रकृति के दृश्य चुने हैं। देखिए नीचे के गीत में केदारनाथ सिंह ने दोपहरिया का दृश्य अपने दर्दीले दिनों की अभिव्यक्ति के लिए चुना है। थक कर ठहर गई दोपहरिया, रुक कर सहम गई चौबाई, आँखों के इस वीराने में और चमकने लगी रुखाई। प्राण आ गए दर्दीले दिन, बीत गई रातें ठिठुरन की। उसके बाद छठवां हेडिंग है नई कविता में जीवन का चित्रण। नया कवि व्यक्तिवादी है, वह अपने चारों ओर के समाज पर या तो दृष्टिपात करता है नहीं और यदि करता भी है तो उसकी दृष्टि समाज की कुत्सा, विषाद और भौड़ेपन पर की जाती है। मदन वात्स्यायन और अज्ञे ने सभ्यता के विकास में सामाजिक जीवन की विदुषता पर अधिक प्रहार किया है। देवराज के शब्दों में कलर का चित्र देखें। सवेरे सांझ चाय पीता हूँ, डालडा का खुशी से जीता हूँ। सवेरे सांझ चाय पीता हूँ, डालडा खा खुशी से जीता हूँ। कौन जाने शरीर में क्या है, दिल है खाली, दिमाग रोता है। कलम से मन से काम करता है, यूं ही हर दिन को शाम करता है। उसके बाद अगला हेडिंग है नई कविता में प्रणय भावना का रूप। जिस प्रकार छायावाद के युग में कवि ने अपनी प्रणय भावना का आरोप प्रकृति पर किया था, उसी प्रकार नए कवियों ने भी अपनी प्रणय भावना, अपनी वासना, अपनी कोमल अनुभूतियों को अतीत के स्मरण के माध्यम से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। शंभुनाथ सिंह का एक चित्र देखिए। पिया न आए आभों में, आ गया टिटोरा रे,
बसवारी में मैना बोली, पीपल पर कोयलिया, आंगन की चंदन गाझी गझिया पर बोला कागा छलिया, दूर किसी झुरमुट में बोला बन का मोरली। उसके बाद अगला प्रश्न है, अज्ञेय प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, सो उदाहरण सिद्ध कीजिए। अज्ञेय प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक हैं। इस कथन को स्पष्ट करते हुए अज्ञेय की कविता का मूल्यांकन कीजिए, अथवा पठित कविताओं के आधार पर सिद्ध कीजिए कि अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं, अथवा अज्ञेय प्रयोगवाद के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी रचनाओं के आधार पर सिद्ध कीजिए। अनुभूत एवं अभिव्यक्ति काव्य के दो प्रमुख पक्ष हैं। परंपरा से हटकर काव्य के इन दोनों क्षेत्रों में नवीन प्रयोगों द्वारा हिंदी काव्य को नया मोड़ देने वाले कवियों में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय का नाम प्रमुख है। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। 1943 ईस्वी में तारसप्तक के प्रकाशन के साथ हिंदी प्रयोगवादी कविता का जन्म हुआ। छायावाद एवं क्रांतिवाद के पुराने मापदंडों के विरुद्ध तारसप्तक के साथ नई कविता का प्रादुर्भाव हुआ। इस क्रांति एवं नवप्रयोग के अग्रदूत अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय महान कवि के साथ साथ कुशल उपन्यासकार, कहानीकार एवं अच्छे निबंध लेखक तथा उच्च कोटि के संपादक भी हैं। अपने सशक्त, नवीन, मौलिक एवं सक्षम लेखनी द्वारा इन्होंने अनेक काव्य कृतियों का प्रणयन किया है। उनके काव्य संग्रहों में अग्निदूत, चिंता इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, कितनी नावों पर कितनी बार आदि प्रमुख हैं। प्रयोगवादी काव्य विशेषताएं। यद्यपि समीक्षकों ने अज्ञेय की कविताओं को प्रेमवाद की संज्ञा दी, किंतु स्वयं अज्ञेय ने काव्य के क्षेत्र में अपने नव प्रयोगों को किसी वाद की सीमा से परे माना है। उनके अनुसार प्रयोग का कोई वाद नहीं होता। प्रयोग अपने आप में कोई इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक ओर तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कार्य प्रेषित करता है, और दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया का साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अच्छी तरह जान और व्यक्त कर सकता है। अज्ञेय की कविता में जीवन की नवीन संभावनाओं एवं नवीन मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए नव प्रयोगों की प्रधानता है। शिल्प के क्षेत्र में उन्होंने नए चित्रों, प्रतीकों एवं अलंकारों द्वारा अभिव्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक संप्रेषणशील बनाने का प्रयास किया है। वर्ण विषय की विविधता एवं व्यापकता। जीवन की ये हेडिंग है, वर्ण विषय की विविधता एवं व्यापकता। जीवन की समग्रता का सहज बोध तथा उसे अनुभूति की गहराई तक ले जाकर व्यक्त करने का सफल प्रयास अज्ञेय के कवि कर्म की एक सर्वसराहनीय विशेषता है। छायावादी एवं प्रगतिवादी कवियों द्वारा अनछुए जीवन के अनेक पहलुओं को उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया। उनके वर्ण विषयों को हम 3 चरणों में देख सकते हैं। छायाएं मानव जन की दिशाहीन नाव और पड़ी, काल सूर्य के रस को पहियों के ज्यों और टूटकर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। तीसरे चरण की कविताओं में आधुनिक बोध की गहराई बढ़ गई है। भविष्य में अनिश्चितता ने बुद्धिजीवी व्यक्ति को नियतिवादी और मृत्योन्मुखी बना दिया है। फलतः यांत्रिक जीवन के संघर्ष एवं अस्तित्व पर संकट बोध से उत्पन्न नियति विहीनता तीसरे चरण की कविताओं का लक्षण है। कल्पनाशीलता के स्थान पर अति यथार्थ का आग्रह हेडिंग है। छायावाद की कल्पनाशीलता अथवा प्रगतिवादी के सामाजिक या वास्तविक यथार्थवाद के स्थान पर प्रयोगवादी कविताओं की अति यथार्थवादी या नग्न यथार्थवादी प्रवृत्ति अज्ञेय की विशेषता है। उसके बाद हेडिंग है प्रकृति की क्षुद्रता का उद्घाटन। प्रकृति के सुकुमार, मृदुल
मनोरम सौंदर्य चित्रण के स्थान पर अज्ञे ने उसकी क्षुद्रता का उद्घाटन किया है। अज्ञे ने छायावादी शीतल चांदनी का उपहार एवं बौद्धिकता का नग्न यथार्थ रूप शिशिर की एक निशा में दर्शाया है। बेचता है चांदनी सित मठ यह आकाश निर्वाद गहन विस्तार, शिशिर के एक निशा की शांति है निस्सार, लघुता के प्रति दृष्टिपात। हेडिंग है, इसमें लिखेंगे प्रयोगवादी कवियों ने अपनी असामाजिक एवं अहंगवादी प्रवृत्ति के अनुरूप मानव जगत के लघु एवं क्षुद्र प्राणियों पर दृष्टिपात किया और प्रकृति की कुरूप एवं उपेक्षित लघु वस्तुओं को अपने काव्य का विषय बनाया। अहंगवादिता हेडिंग है यह, इसमें लिखेंगे अस्तित्ववादी दर्शन में विश्वास के कारण अज्ञेय के काव्य में अहंगवादिता एवं व व्यक्तिनिष्ठता के भी दर्शन होते हैं। यह अहंगवाद निष्क्रियवादिता एवं अस्तित्व संकट की संकालुता के रूप में चित्रित हुआ है। तू अंतहीन काल के लिए फलक पर टाक दे, क्योंकि यह मांग मेरी है कि प्राणों के एक जिस बुलबुले की ओर मैं हुआ हूँ उदय, यह अंतहीन काल तक मुझे खींचता रहे। अज्ञे की व्यक्तिवाद कहीं कहीं समष्टिगत चेतना से भी युक्त है। नदी के द्वीप से उसी रेत में होकर फिर छनेंगे हम, जाएंगे हम कहीं फिर पैर टेकेंगे। नदी के द्वीप से उसी रेत में होकर फिर छनेंगे हम, जाएंगे हम कहीं फिर पैर टेकेंगे। उसके बाद हेडिंग है व्यंग्यात्मकता। इसमें लिखेंगे प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता व्यंग्यात्मकता अज्ञे की कविताओं में भी मुखर है। सांप कविता इसका उदाहरण है। फिर उसके बाद अगला हेडिंग है क्षणबोध। इसमें लिखेंगे आधुनिक भावबोध का पहला बिंदु क्षणबोध है। अज्ञे की हरी घास पर क्षण भर प्रत्येक क्षण को जीने की अस्तित्ववादी चिंतन शैली की ही परिचायक है। न ही बांध कर खा जाता छोटा सा पलछिन, चढ़ोले पर चढ़ी आ रही काल की दुल्हन। कवि हर क्षण को पूरी तरह जीना चाहता है। आज के इस विविक्त अद्वितीय क्षण को पूरा हम पी लें, आत्मसात कर लें। उसके बाद रागात्मक तटस्थता हेडिंग है। रागात्मक तटस्थता प्रयोगवाद की अन्य विशेषता है। अज्ञे भी आवेश, आवेग, भावुकता एवं काल्पनिकता से हटकर लिखते हैं। मैं देख रहा हूँ झरी फूल से पंखुड़ी, मैं देख रहा हूँ अपने को ही झरत, मैं चुप हूँ वह मेरे भीतर बसंत गाता है। उसके बाद हेडिंग है जीवन के प्रति आस्था। प्रयोगवादी अज्ञेय मानव अस्तित्व एवं जीवन की इच्छा में आस्था रखते हैं, जो जहाँ भी पिसता है पर हंसता नहीं, न मरता है विमुति श्रमत मानव, अविजित दुर्जेय मानव। उसके बाद हेडिंग है बौद्धिकता एवं सुसक्ता। अज्ञे के काव्य में अनुभूति कम एवं बौद्धिक तत्व सुसुक्ता अधिक है। प्रेमाभिव्यक्ति में भी विवेक साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि तपस्या चमक नहीं है, वह है गलना, गलकर मिट जाना, मिल जाना, मरना। उसके बाद हेडिंग है वासना की नग्न अभिव्यक्ति। इसमें लिखेंगे यथार्थ के प्रति अत्यधिक आग्रह के कारण वासना की अभिव्यक्ति में भी अज्ञेय तथा अन्य प्रयोगवादी कवियों में तनिक भी झिझक नहीं है। आह मेरा श्वास है उत्तम, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धारा, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। उसके बाद हेडिंग है अभिव्यक्ति पक्ष। अज्ञे के काव्य में शिल्पगत
अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे प्रयोगवादी कविता का चरित्र उभरता है। उसके बाद पहला पॉइंट है, इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे सशक्त भाषा। आगे की भाषा व्यंग, नवीन प्रतीकों, उपमानों आदि से भरी है। वे शब्दों का नवीन रूपों व अर्थों में प्रयोग करते हैं। भाषा विषयानुसार संस्कृतनिष्ठ, सहज व सजीव है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बिंब। आगे के बिंब मानव के दैनिक जीवन से लिए गए हैं। वस्तु, भाव, दृश्य, संवेदना, गंध, स्पर्श, रस, प्रतीकात्मक एवं सांकेतिक सभी बिंबों का सफल प्रयोग है। काव्य बिंब का प्रयोग रेतीले कगार का गिरना, झपझड़ा झंझा की फुफकार, तप्त पेड़ों का अराकर टूट टूट गिरना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रतीक। इसमें लिखेंगे आगे के काव्य में प्राचीन व नवीन सभी प्रतीकों का अतिशय प्रयोग है। उनमें रहस्यवादी, व्यंग्यात्मक, यौन, पौराणिक, परंपरागत सभी प्रतीक मिलते हैं। चौथा पॉइंट है नवीन उपमान। इसमें लिखेंगे अज्ञे जी परंपरागत उपमानों से हमेशा बचने तथा नवीन उपमानों के प्रयोग का प्रयास सफलता से करते हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। उसके बाद अगला हेडिंग, अगला पॉइंट है अलंकारों का प्रयोग। आगे की कविताओं में अलंकारों के समास प्रयोग की गंध तक नहीं मिलती। उनके काव्य में परंपरागत अलंकारों के अलावा मानवीकरण, विशेषण विशेष एवं व्यंग्यार्थ व्यंजना का अद्भुत एवं स्वाभाविक प्रयोग है। उसके बाद हेडिंग है छंद विधान। अज्ञे जी ने नवीन कविता में छंद व लय के क्षेत्र में भी अभिनव प्रयोग किए हैं। छंद रचना में उन्होंने तत्वलय की ओर ध्यान न देकर अर्थलय को प्रमुखता दी है। अधिकतर मुक्तक छंदों की ही रचना की है। बावरा अहेरी कविता की इन पंक्तियों की प्रवाहमयता दर्शनीय है। उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को, गोधूली की धूल को, मोटरों के धुएं को भी, पार के किनारे पुष्पता कर्णिकार की आलोच खची, तान विरूप रेखा की। निष्कर्ष। उपयुक्त विवेचन के उपरांत अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अज्ञेय प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक एवं अग्रगण्य कवि हैं। इनके काव्य में प्रयोगवादी काव्य की समस्त विशेषताएं विद्यमान हैं। किसी हिंदी के आंचलिक उपन्यास साहित्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए या अथवा आंचलिक उपन्यास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। आंचलिक उपन्यास भी मूल रूप में सामाजिक उपन्यास ही है। आंचलिकता को केंद्र बनाकर चलने वाले इन उपन्यासों की रचना शैली विशिष्ट रही है। डॉक्टर देवराज ने आंचलिक उपन्यास को सामाजिक उपन्यास माना है। उन्होंने लिखा है, कुल उपन्यासों में किसी प्रदेश विशेष का यथातथ्य और बिंबात्मक चित्रण प्रधानता प्राप्त कर लेता है और उन्हें प्रादेशिक आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। परंतु ये उपन्यास भी सामाजिक ऐतिहासिक ही होते हैं और चारित्रिक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पात्रों के चरित्र चित्रण को यथार्थवाद प्रदान करने के लिए ही उनकी बाह्य परिस्थिति को जीवंत रूप में चित्रित किया जाता है। आंचलिक उपन्यास के मूल उपादान अंचल विशेष की संस्कृति का जनचेतना का उस अंचल की प्राकृतिक पृष्ठभूमि में चित्रण करना है। अतः इन उपन्यासों में हमें निम्नलिखित प्रमुख उपादान मिलते हैं। पहला पॉइंट है अंचल विशेष की लोक कथाओं में उपन्यास का इतिवृत्त बनाना। दूसरा पॉइंट है अंचल विशेष की प्राकृतिक पृष्ठभूमि का सजीव चित्रण। तीसरा
अंचल विशेष की परिस्थितियों एवं वातावरण का चित्रण। चौथा, अंचल विशेष की लोक संस्कृति का वैविध्यपूर्ण एवं विशद वर्णन। पाँचवां, अंचल विशेष की जनचेतना का प्रभावपूर्ण अंकन। छठा, अंचल विशेष की स्थानीय बोली का स्वाभाविक प्रयोग। इस श्रेणी में आने वाले उपन्यासों को आंचलिक कहकर उन्हें सीमित कर दिया जाता है। रेणु के मैला आंचल के प्रकाशन के पूर्व नागार्जुन बलचनमा 1952 प्रकाशित हो चुका था, पर इसे आंचलिक नहीं कहा गया। यद्यपि इसमें आंचलिकता का कम रंग नहीं है। प्रश्न हो सकता है कि प्रेमचंद ने भी ग्राम कथाएं ली हैं, उन्हें भी आंचलिक क्यों न कहा जाए। प्रेमचंद के उपन्यासों में गांव के निवासियों की कथाएं तो हैं, पर जिन उपन्यासों को ग्रामांचल के उपन्यास कहा जाता है उनमें गांव की धरती, खेत खलियान, नदी नाले, डबरे, पशु पक्षी, हल बैल, भाषा, गीत, त्योहार आदि इनके बीच रहने वाले व्यक्तियों के साथ समवेत रूप में वाड़ी पाते हैं। इनके बीच रहने वाले व्यक्तियों के साथ समवेत रूप में वाड़ी पाते हैं। तात्पर्य यह है कि उपन्यास के पात्रों के साथ उनका परिवेश भी बोलता है। रेणु ने अपने उपन्यासों में ग्रामांचल को जो प्रधानता दी है उसके आधार पर केवल उन्हीं की कृतियों को आंचलिक कहा जाना चाहिए। नागार्जुन के उपन्यासों में दरभंगा पूर्णिया जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक साक्षात्कार होता है, लेकिन राजनीतिक अधिक, सांस्कृतिक कम। जहाँ तक विषय वस्तु के चुनाव का संबंध है वे प्रेमचंद की परंपरा में आते हैं, पर दृष्टि बिंदु के हिसाब से वे यशपाल की परंपरा के लेखक हैं, किंतु इन दोनों को समन्वित करना कठिन हो गया है। यशपाल कथा वस्तु का चुनाव अपने दृष्टिबिंदु के अनुरूप करते हैं, इसलिए उनकी औपन्यासिकता क्षरित नहीं होती, जबकि नागार्जुन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण गांव की थीम पर आरोपित प्रतीत होता है। उनके उपन्यासों के कथानक स्वयं विकसित न होकर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चलते हैं। फलस्वरूप उपन्यासों की सृजनात्मकता शिथिल और अवरुद्ध हो गई है। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे आदि उनके प्रकाशित उपन्यास हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास ही सही अर्थों में आंचलिक हैं। सत्य तो यह है कि मैला आंचल और प्रति परिकथा में छोटी छोटी कथाओं, आचार विचार, रीत नीति, राजनीतिक नैतिक अवधारणाओं, पारस्परिक संबंध आदि के विशिष्ट चित्र मिलते हैं, जो पूरे अंचल के संदर्भ में संश्लिष्ट और गत्यात्मक हो गए हैं। आधुनिकतावादी उपकरणों के समावेश से गांव का वातावरण अपने आप बदलने लगता है। इस बदलाव में ही अवसरवादी कांग्रेसियों, स्वतंत्रता के बाद अधिकांश कांग्रेसी अवसरवादी हो चुके हैं, के नकाब उतारकर युवा पीढ़ी के संघर्षों को जिस ढंग से चित्रित किया गया है वह रेणु के ऐतिहासिक धारा की पहचान का सूचक है, पर यह पहचान अपने रूपायन और परिणति में रोमांटिक तथा आदर्शवादी है। फिर भी रेणु के आंचलिक उपन्यासों में एक विशिष्ट संपूर्णता दिखाई देती है, जो आगे लिखे जाने वाले ग्रामांचलीय उपन्यासों के विकास में बाधक सिद्ध हुई है। इसमें ऐसा लिखा गया है। उसके बाद प्रथम आंचलिक उपन्यास। यूँ तो अंचल विशेष की संस्कृति का चित्रण सभी सामाजिक उपन्यासों में होता रहा है, किंतु विशेष अर्थ में आंचलिक उपन्यास का प्रारंभ भी फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल 1944 ईस्वी में प्रकाशित नामक उपन्यास से माना जाता है। रेणु जी ने इसे आंचलिक उपन्यास घोषित किया है और इसमें एक गांव के पिछड़े गांव के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। रेणु जी का यह उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुआ।
एवं चर्चा का विषय बना। इसके उपरांत उन्होंने अपना दूसरा उपन्यास से परिकथा लिखा। रेणु जी के आंचलिक उपन्यास लिखने की परंपरा चल निकली और डॉक्टर रांघे राघव, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट, शैलेश मटियानी, बलवंत सिंह, शिवप्रसाद मिश्र, रुद्र रामदरस मिश्र, राजेंद्र अवस्थी, वीरेंद्र राघव, महंत धनपुरी आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। मैला आंचल में सन 1942 से 1950 ईस्वी तक की बिहार प्रांत के मेरीगंज नामक गांव तथा उसके आसपास के पिछड़े हुए प्रदेश की कथा है, जिसमें विभिन्न वर्गों का संघर्ष उभार कर प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास का संघर्ष भी गांधीवादी दर्शन को केंद्र बिंदु बनाकर चलता है और अत्याचारी व्यक्ति का अंत में हृदय परिवर्तन दिखाकर उपन्यास ने कथा को आदर्शवादी मोड़ दे दिया है। इस उपन्यास में लेखक ने अंचल की जन संस्कृति का समग्र चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पात्र, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, पात्रों की भाषा एवं नई उभरती जनचेतना सभी आंचलिकता लिए हुए हैं। रेणु की परिकथा को शुष्क एवं नीरस कहा जाता है क्योंकि इसमें जनचेतना के यथार्थ चित्रण के स्थान पर आदर्शवाद को लेकर चलने वाली मनोरम काल्पनिक का प्राधान्य है। इसमें बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले का परानपुर नामक ग्रामीण अंचल की कथा के इतिवृत्त का घटना स्थल है। इस उपन्यास में जमींदारी प्रथा का अंत, भूमिदान, ग्रामीण नेताओं की स्वार्थपरायणता एवं राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर चलने वाले स्वार्थी लोगों के संघर्ष के साथ ही जनजीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण है, किंतु इसमें सामूहिक भावना का अभाव है। आंचलिक उपन्यासकारों में नागार्जुन का स्थान बहुत ऊंचा है। ये सामूहिक भावना को विशेष महत्व देते हैं। उनकी बलचनमा और बाबा बटेश्वर नाथ अपने ढंग की अनोखी कृतियां हैं, जिनमें बिहार के दरभंगा जिले की बड़ी सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। डॉक्टर रांघे राघव इनका काका तथा कब तक पुकारूं आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। काका का मथुरा के नागरिक अंचल से संबंध है और मथुरा के पंडा समाज की मान्यताओं को प्रस्तुत करता है। स्थानीय भाषा का पुट इसे विशेष सजीवता प्रदान करता है। कब तक पुकारूं में भरतपुर के समीप रहने वाली कर्नट नट जात का वर्णन है। शिवप्रसाद मिश्र, रुद्र, इनकी बहती गंगा एक ऐतिहासिक आंचलिक उपन्यास है। इसमें वाराणसी का 200 वर्ष 1750 से 1950 तक का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन चित्रित हुआ है। इसमें उपन्यासकार ने राष्ट्रीय भावना एवं जन चेतना का मार्मिक चित्रण किया है, साथ ही काशी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत किया है। उदय शंकर भट्ट, इनके सागर, लहरें और मनुष्य, लोक परलोक तथा शेष अशेष नामक 3 आंचलिक उपन्यास हैं। इनमें प्रथम उपन्यास में मघुआ समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन है, दूसरे में उत्तर प्रदेश के गंगा तट के साधुओं का तथा तीसरे में साधुओं के जीवन में ऊंची नीची भूमियों का चित्रण है। इसके अतिरिक्त देवेंद्र सत्यार्थी के रथ के पहिए, कठपुतली, दूधगाछ, ब्रह्मपुत्र, चिट्ठी, रसायन आदि, शैलेश मटियानी का बोरीवली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, हौलदार आदि, श्याम सन्यासी का उत्थान, बलवंत सिंह का रात, चोर और चांद, राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल, वीरेंद्र नारायण का अमराई की छाछ, महंत धनराजपुरी का अविरल आंसू आदि, बलभद्र ठाकुर के आदित्यनाथ, मुक्तावती तथा नेपाल की बेटी, रामदरस मिश्र का
पानी के प्राचीर, हिमांशु श्रीवास्तव का लोहे के पंख, राजेंद्र अवस्थी का जंगल का फूल आदि महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास हैं। हाल के आंचलिक उपन्यास में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय तथा रामदरस मिश्र का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। निष्कर्ष: आंचलिक उपन्यासों में प्रायः लेखक यौन भावना से आक्रांत है। निष्कर्ष: आंचलिक उपन्यासों में प्रायः लेखक यौन भावना से आक्रांत है। उन्होंने स्वच्छंद यौन संबंधों का चित्रण किया है जो कहीं कहीं अश्लील एवं भावुकतापूर्ण हो गया है। इस प्रकार लेखकों का अस्वस्थ दृष्टिकोण ही प्रकट हुआ है। आंचलिक उपन्यास अपने वर्तमान रूप में जनजीवन को उसकी समग्रता के साथ चित्रित करने का शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। आंचलिक उपन्यासों का अपना महत्व है। एक गतिहीन समाज और सामाजिक जीवन को मानव गतिविधि की नई दिशाओं से परिचित कराने के कारण आंचलिक उपन्यास अधिक प्रगतिशील और मूल्यांकन कहे जा सकते हैं। इस प्रकार यह हिंदी साहित्य का इतिहास या मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए हिंदी साहित्य का थर्ड पेपर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इस प्रकार यह कंप्लीट होता है। उसके बाद अगले दिन से हम लोग अगला चौथा पेपर जो है लोक साहित्य ऑप्शनल पेपर है, तो ऑप्शनल पेपर में हम लोग लोक साहित्य अगले दिन से पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।